कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर वी के अग्निहोत्री। डॉक्टर वी के अग्निहोत्री उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल हरिद्वार के पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं स्वस्थ वृत्त विभाग के। डॉक्टर वी के अग्निहोत्री, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले बताएं कि जब हम समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आयुर्वेद को हम सबसे बेहतरीन चिकित्सा पद्धतियों में गिनते हैं। एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करती है, उसको बढ़ाने की बात करती है और उसमें जो भी तत्व हम प्रयोग में लाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध होते हैं। आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सही कहा कि आयुर्वेद में रोगों से लड़ने की क्षमता के मामले में विशेष रूप से कुछ बताया गया है। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की वो व्यवस्था है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात पहले रखता है। हमारे पास आता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं पहले वो स्वस्थ कैसे बने रहें वातावरण में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं के तुलना में, और उसके बाद यदि कोई रोगग्रस्त हो जाता है तो उसको फिर औषधि उपचार के द्वारा स्वस्थ बनाए रखा जाए। तो आयुर्वेद की व्यवस्था में हमारा जो 50% ज्ञान और जो सार है वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आया है, और इस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम स्वस्थ व्यक्तियों को स्वस्थ रखें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और भारत सरकार लगातार इस प्रयास में है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को इस तरह से सक्षम बनाएं कि वो एक स्वस्थ राष्ट्र का नागरिक हो और उसका जो स्वास्थ्य है बहुत मजबूत हो। इसके लिए विगत दिनों एक योजना भी चली और वो ये कि हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया कहा, और हमारे भारत सरकार की इस सजगता के लिए हम आयुर्वेद प्रेमी सभी उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सत्य यही है, वास्तविकता यही है। समग्र स्वास्थ्य की जब हम चर्चा करेंगे तो आप ये समझिए स्वास्थ्य एक आंखों से दिखाई पड़ने वाला एक स्वस्थ शरीर ही नहीं होता है। वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जब तक ये इन सबको हम लेकर नहीं चलेंगे एक जीवित व्यक्ति के संदर्भ में, स्त्रियों पुरुषों बच्चे हों बड़े बूढ़े जो भी हैं, तब तक हम समग्र स्वास्थ्य की बात के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देखने में सुंदर, साफ सुथरा, वेल टू डू, हाइजीनिकली बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन पता नहीं उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर क्या है। और आचार्य सुश्रुत इस संबंध में बहुत पहले ही कह गए हैं कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अवधीयते। केवल समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया से काम नहीं चलेगा। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया ये व्यक्ति के भौतिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देता है, जबकि प्रसन्न आत्म और इंद्रिय ये शरीर के मानसिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करता है। WHO ने इसको 30 साल की मेहनत के बाद स्वीकार किया। 1948 को जब WHO स्थापित हुआ था 7 अप्रैल को, तब उन्होंने कहा था कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, लेकिन 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन पर 30 साल लग गए WHO के अथॉरिटीज को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों को, कि वो हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी इसके रूप में स्वीकार करे, जो हमारे 5000 साल पहले आचार्य सुश्रुत चरक में आयुर्वेद में बताया गया था। डॉक्टर अग्निहोत्री, हम कोविड काल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विश्व के कई देशों में अब भी कोविड के जो संक्रमण है नए वेरिएंट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश में भी ज्यादा कदा इस तरह की सूचनाएं जनसंचार माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंच रही हैं कि कोविड अभी है। लेकिन कोविड का एक सबसे बड़ा सबक ये रहा कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी और उसमें एक ये था कि हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। सरकार के तौर पर बहुत सारे प्रयास किए गए और व्यक्तियों ने उस संदेश को हाथों हाथ लिया। उन्हें ज्ञान भी था कि ये हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन उसके प्रयोग को कहीं ना कहीं वो भूल गए थे। एक बार पुनः उस दौड़ में हम शामिल हुए हैं कि हम अपने को स्वस्थ रखें, और आपने कहा कि आयुर्वेद इसमें सबसे बेहतरीन पद्धति के रूप में सामने आ रहा है। तो आयुर्वेद की वो कौन सी ऐसी खासियतें हैं जिनके माध्यम से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया बात पूछी कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारे शरीर की, हमारे मन की स्थिति क्या बनी। ये सत्य बात है
है कि कोविड का आना हमारे पूरे जनमानस को बहुत दूर तक प्रभावित करके गया है। आज भी हम लोग प्रोलॉन्ग कोविड के केसेस देखते हैं। कोविड हुआ था, साल भर हो गया है, अभी उन्होंने वो स्थिति शरीर की प्राप्त नहीं कर पाई जो कभी थी। तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ तक आयुर्वेद का इसमें योगदान है, हम आयुर्वेद वाले कैसे आयुर्वेद की सहायता से अब प्राप्त हुए शरीर को या शरीर में प्राप्त हुई व्यवस्था को एक नए सिरे से स्थापित करें। तो क्या होता है कि जब भी हम जिस किसी वातावरण में रहते हैं वहां पर जो भी प्रदूषण के कारक होते हैं वो शरीर को प्रभावित करते हैं। कोविड काल में भी तरह तरह से दूसरे रोगियों के संपर्क में हम 10 फीट 6 फीट 12 फीट की दूरी रखते हुए भी कहीं न कहीं सांस के द्वारा पहुंचता रहा, और ये लिटिल जो कम मात्रा में पहुंचा इससे ही बॉडी इम्यूनाइज हुई है। मैं इस चीज में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हम कोई वैक्सीन देते हैं तो एंटीजन पहुंचाते हैं और उसके दौरान हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन ये जो हमारे पास अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचा, इससे शरीर में अब कोविड से लड़ने की क्षमता भी इस ढंग से बन गई, अपार्ट फ्रॉम द वैक्सीनेशन, कि हम अपने को उस काल से जो बच गए, जो जिनका शरीर पूर्ण हो गया वो तो दुर्भाग्य की बात है, जो बच गए वो अब कोविड जैसे बहुत सारे संक्रमणों से अपने को स्टैंड कर पा रहे हैं। और मैंने एक स्टेटमेंट में कहा भी है कि कोविड के बाद हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता 40% बढ़ी है। नहीं तो आज हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन दिनों तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, दालचीनी, नीम, एलोवेरा, ऐसी इतनी सारी चीजें आई, ये सब लोग हमारे शरीर के लिए न केवल रसायन का काम करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती। अब हमारे श्रोताओं को बताएं डॉक्टर वी.के. अग्निहोत्री, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्या समझे एक आम व्यक्ति इस शब्दावली से? रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमित्व या रोग को विरोध करने की क्षमता वो क्षमता होती है जो किसी भी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने पर या संक्रमित वातावरण में रहने के बावजूद हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग का शरीर में पेनिट्रेशन न होने पाए, पेनिट्रेशन हो भी जाए तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, और मल्टीप्लाई कर भी जाए तो उसको वहां पर उसका इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकें। आचार्य चरक ने, और उसके बाद उनके ऊपर जो चक्रपाणी टीका आई है, वो उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है कि व्याधि शमित्वम शब्द कहा है, व्याधि से लड़ने की क्षमता। व्याधि शमित्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पात प्रतिबंधकत्वम इति तावत, व्याधि को उत्पन्न न होने दे, व्याधि उत्पन्न करने की पर प्रतिबंध लगा सके, वो क्षमता। और ये आती कहां से? ये हमारे शरीर में 3 प्रकार के बल बताए गए, सहजम, कालजम, युक्तिकतंच। सहज बल वो होता है जो पैदा होने वाले बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो पैदाइशी होता है, जन्मता होता है। और उसके बाद जो युक्तिकतंच है, जो हम प्रयास करते हैं अपनी तरह तरीके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, वैक्सीनेशन लेने के द्वारा, उससे प्राप्त होता है। और कालजम जो हमारा सीजनल होता है, जो कि ऋतु के अनुसार, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में शरीर का बल कम हो जाता है और हेमंत ऋतु में, शरद में हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जो इसीलिए आदान काल और विसर्ग काल कहा गया। विसर्ग काल में बल बढ़ा रहेगा, आदान काल में बल कम हो जाएगा। आदान मीन्स खींचना। जब सूर्य शरीर से, पृथ्वी से, कुएं से, तालाब से, नदियों, झील से पानी खींचता है तो शरीर से भी खींचता है, शरीर कमजोर होता है। और जब वर्षा ऋतु ऑनवर्ड्स जो है, जब सूर्य के तरफ से जल हमको प्राप्त होने लगता है तो वहां शरीर का बल बढ़ता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ही बताए गए जिसकी हम चर्चा अभी आगे करेंगे। जी, तो वो कौन से कारक है? जी, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने बहुत विशेष रूप से बताया गया है कि 11 कारक ऐसे हैं जो यदि हम कायदे से निर्वाह करें तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ऑन अदर हैंड 15 कारक ऐसे हैं जो अगर हम गलती से भी ऑब्जर्व करते हैं, उनको पालन करते हैं, तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता घटती है। तो आप देखिए, घटाने वाले ज्यादा हैं और बढ़ाने वाले कम हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ही सचेष्ट होके, सतर्क होके उन सब बारों में खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि वे क्षमताएं बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या हैं। उसमें एक सबसे पहली चीज आ जाती है कि एक रस सेवी ते बलहीना भवंती, सर्व रस सेवी ते बलवंता भवंती। यानी कोई व्यक्ति यदि एक रस का भोजन करता है, हमारे पास 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कट, तिक्त और कषाय, तो कोई एक रस का सेवन करता है तो वो कमजोर, कदकाठी और बल वाला होगा, और जो 6 रस का सेवन करते हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा। एक फैक्टर बताया हमने रस वाला। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जन्म देश, हम किस जगह पैदा हुए हैं। अगर हम अच्छे देश में पैदा हुए हैं, अच्छे क्षेत्र में पैदा हुए हैं, तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी। और अगर हम कठिन प्रदेश में पैदा हुए हैं, उष्ण प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो वहां पर रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी कम होगी। ये सब कंजेनाइटली बता रहे हैं, जो पैदाइशी हैं प्लस जो एक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद
हमारा आ जाता है कि सुभश्य काल योग, हम किस दौरान पैदा हुए, ग्रीष्म ऋतु पैदा होने वाले लोग और शीत ऋतु में पैदा होने वाले लोग, ये अपने आप में ही इनका कंजेनाइटल जन्मतः मिल जाता है। इसी हिसाब से बात होती है कि बीज क्षेत्र गुण संपत्ति, हमारे जो पेरेंट्स रहे उनकी स्पर्मेटोजोआ की क्वालिटी, मदर की तरफ से उसके ओवम की क्वालिटी, इससे बनता है मनुष्य का प्रारंभिक शरीर और प्रारंभिक बल। फिर आता है यौवनम, हम यूथफुल हैं तो हमारे पास रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है। और फिर आता है हमारे पास कि हमारा आहार क्या है, हम क्वालिटी डाइट लेते हैं तो हमारी क्वालिटी लाइफ रहेगी, और क्वालिटी डाइट नहीं है तो फिर हमारी क्वालिटी लाइफ नहीं बनेगी। इसके बाद आ जाता है डिमेरिटोरियस वर्क, जहाँ पर और प्रसन्न रहना, प्रसन्न है तो भी हमारे पास बल रहेगा। अब डिमेरिटोरियस जो है वे फैक्टर्स जो हमारे इम्यूनिटी को घटाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता घटाते हैं, उनमें आता है क्रोध, उनमें आता है अल्कोहल का सेवन। एक तरफ यौवनम आया है और दूसरी तरफ आया है ओवर एक्सरसाइज, चीजें वही सब में, और हर जीवित व्यक्ति ये सारे काम कर रहा है। तो 15 के पर्पज में हमारे जो 11 हैं, तो 11 को हम ऑब्जर्व करेंगे फैक्टर्स को, तो हम सोच सकते हैं अच्छा भोजन है, अच्छा हमारा निवास स्थान है, अच्छे गुणों से युक्त हमारे माता पिता रहे हैं, ये एक फैक्टर्स हो गए। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके बावजूद हम तो बहुत अच्छे स्वस्थ शरीर वाले हैं, हमें क्या फर्क पड़ता, हम गुड़ तेल मिर्च अचार खटाई तले हुई चीज़ें, अल्कोहल सिगरेट तंबाकू गुटखा पान मसाला कुछ भी खा लें, हम क्यों, अब तो स्वस्थ हैं। बस वहीं से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता घटती चली जाती। जी, अब बात करते हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका नियमित रूप से हम सेवन करें, ऐसे कुछ टिप्स आप हमारे श्रोताओं को हाँ, दें। हमारे पास देखिए 2 चीजें हैं। आपने कहा ना कि आयुर्वेद में ऐसा क्या था जो आज उसकी तरफ सब लोग देखने लगे। सत्य बात ये थी कि आयुर्वेद में हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आश्रम में जाके ज्ञान अध्ययन करते थे। दूसरे आयुर्वेद का ज्ञान षडदर्शन पर स्थापित है। षडदर्शन हमारे जीवन की जो संस्कार वाली व्यवस्था है, परंपरा वाली व्यवस्था है, उसको स्थापित करता है। डिस्टेंस ही होता था, भीड़ नहीं होती थी। 12-15 शिष्य एक गुरु के हुए तो वो दूर दूर भी रहेंगे, दिनचर्या का भी पालन करेंगे, ऋतुचर्या का भी पालन करेंगे, संध्याचर्या का पालन करेंगे, वेग विधारण करेंगे, धारणीय वेदों को धारण करेंगे, अधारणीय वेगों को का निस्तारण करेंगे, और त्रय उपस्तंभ जिसमें आता है आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनका सही तरीके से पालन करेंगे, और सदव्रत पालन करें, जिसको हम कहना चाहते थे कि अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद। अब बताइए, आयु बढ़ा रहे हैं, विद्या बढ़ा रहे हैं, यश बढ़ा रहे हैं, जो 4th पॉइंट वो क्यों नहीं हम हाथ उठाते, बलम, ये बल है जो हमको आशीर्वाद से, ये बल है जो हमारे सत्कार्यों से हमको प्राप्त होता है। सत्कार के अंतर्गत ही विद्या अध्ययन भी है, और अगर आयुर्वेद का अध्ययन किया गया है तो वहीं पर श्रेष्ठ भोजन क्या है उसकी चर्चा करते हैं। ये तो हुई हमारी औषध रहित, आहार रहित चिकित्सा। अब हम कुछ औषध और आहार से युक्त बात करते हैं, तो हमारे जो मधुर अम्ल लवण, ये 3 जो चीजें हैं, इनके अच्छे कॉम्बिनेशन से प्राप्त होने वाला आहार हमारा श्रेष्ठ बल देता है, बल बढ़ाता है। और कटयुक्त कषाय भी स्थिति होती है, वो हमें फोड़े पुंसी तिक्तता एसिडिटी और दूसरी प्रकार के हमें जो स्वास्थ्य को हीन कारक काम करता है। इसीलिए जब मधुमेह हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, तो हम कहते हैं कटयुक्त कषाय आप सेवन करिए, जिससे कि उसका थोड़ा शरीर में जमी हुई चीज का कर्षण हो सके। फिर आता है देसी घी, फिर आता है शहद, ये सब आहार में जुड़ी चीजें हैं। और उसके बाद जब हम कुछ औषधोपचार लेते हैं तो उसमें हमारी जीवनी गण की औषधियां आती हैं। अब चूंकि जीवनी गण की औषधियां इसमें दुर्लभ हो गई हैं, इसलिए कुछ मेध रसायन है, कुछ हमारे हार्ट टॉनिक है, कुछ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसमें आमलकी है, हमारा ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामानसी है, हमारा गिलोय है, और बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें, अश्वगंधा है, दालचीनी है, ये सब रसोई से शुरू होती हैं। तो माने रसोन कल्प कराते हैं, हम अमल की कल्प पिलाते हैं, ब्राह्म रसायन खिलाते हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी में हमारे सप्त धातुओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद ओज की प्राप्ति होती है, और जो ओज है वही हमारे शरीर का बल है। तो हमारी रसोई में कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन यदि हम करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। ये बिल्कुल सही बात है। हम सब जानते हैं कि कद्दू की सब्जी है, उसमें कौन सा मसाला पड़ेगा, अरबी की सब्जी है, उसमें कौन सा मसाला पड़ेगा, हमारे पास आलू टमाटर है तो कौन सा मसाला पड़ेगा। इतना अधिक क्रमागत इसको दिया गया है, कहाँ पर हींग का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर जीरे का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर मेथी का इस्तेमाल करना है। तो ये अपने में ही रसोई का जो हमारा जो मसाला दान है, ये अपने से ही सभी उन औषधियों के भोजन की जो पाक कला, जिसमें हमारे यहाँ अष्टौ आहार विधि विशेषायतन की बात कही गई है, जिसमें कि हमारा पूरा एक पाक का बात चर्चा होती है, और संयोग विरोध की भी बात होती है कि हमें कौन सी चीज किसके साथ नहीं खाना है। जैसे चिलचिम मछली है, वो दूध संग नहीं खानी होती है, एक समान मात्रा में ये घी और शहद का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ये सब चीजें जो हमारे लिए बहुत सारे रोग कारक होती हैं। तो रसोई का मसालदान में हींग, जीरा, हल्दी, अजवाइन, लौंग, पीपल,
ये सारी की सारी चीजें और सरसों का तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया, देसी घी, इनके उपयोग से ही हमारे जो रसोई की जो पाक क्रिया में संपन्नता आती है उससे हमारा शरीर में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो डॉक्टर वी के अग्निहोत्री, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है और इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है, इस पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।